असम राइफल में जितने भी डीजी आए सभी ने काम नहीं किया कहना गलत होगा। सुशील कुमार साहब के बाद में एक नाम और आता है, वो नाम है लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह साहब। दोस्तों नमस्कार। समय किसी का इंतजार नहीं करता है और समय का इंतजार सबको करना पड़ता है। समय दिखता नहीं है लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ करके जाता है। तो दोस्तों जो मैं कह रहा था भूपेंद्र सिंह साहब के बारे में, असम राइफल में बम्बू की झोपड़ियाँ, बम्बू के चिमके बारीक, बम्बू की चिमकी फैमिली लाइन है और ऊपर छतों में घास लगा के कहीं पर टीन सेट और बम्बू की चारपाई में लोग आमतौर से सोते थे। खास करके जो भूपेंद्र सिंह साहब थे और उनका कार्यकाल एक छोटा कार्यकाल रहा, 2 साल लगभग 1 महीना 29 दिन का कार्यकाल उनका। खास करके 1 मई 2004 से लेकर के 30 जून 2006 तक टोटल उनका 2 साल 1 महीना 29 दिन का कार्यकाल में जब वो विदाई हो करके जा रहे थे उनकी फेयरवेल पार्टी में हर यूनिट से जवान और जेसीओ को बुलाया गया था, उसमें मैं भी था। IGR नॉर्थ कोहिमा में उनकी फेयरवेल पार्टी हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये छोटे से मेरे 2 साल 2 महीने के लगभग के कार्यकाल में मैं कुछ असम राइफल के लिए बड़ा तो नहीं कर पाया, लेकिन एक ऐसा वे, एक ऐसा रास्ता बना के गया हूं आने वाले समय में जो ये झुग्गी झोपड़ियों में असम राइफल का जवान रहता है और यहाँ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें होंगी, बिल्डिंगों में रहने वाला कोई नहीं मिलेगा, इतनी बिल्डिंगें होंगी असम राइफल में। लेकिन उन्होंने बीच में प्रश्न चिन्ह भी लगाया। इसके लिए इंजीनियर ब्रांच को ईमानदार होना पड़ेगा। वो आज सचमुच दिखने में आ रहा है असम राइफल में जो आज बिल्डिंगें ही बिल्डिंग हैं, लेकिन उन्होंने जो ये दुरुपयोग होने का एक वो कारण बताया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज से 10 साल पहले बताना चाहता हूं इंजीनियर ब्रांच ने क्या किया था। 2013-2014 के दशक में लगभग इसी टाइम में होगा, मुझे एक्चुअल डेट पता नहीं है। एक घोटाला हुआ था जो 2012 से पहले के बढ़ते हैं, उनको सबने देखा होगा। वो घोटाला ऑफिसों में पैसे गिनती किए हुए करते हुए बड़े बड़े अफसर से लेकर के जेसीओ से लेकर के जवान तक ऑफिसों में पैसे गिनती कर रहे थे, घूस लेते, घूस के पैसे थे वो सब। यही तो कहा था भूपेंद्र सिंह साहब ने फंड का दुरुपयोग के लिए। लेकिन वो पैसा किसकी नजर में लिया जा रहा था, किसके लिए लिया जा रहा था? वो तो सब छोटी छोटी मछली हाथ में आई, बड़ी मछली तो हाथ ली लगाई नहीं किसी ने। क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए? आज भी वो वीडियो यूट्यूब, मैं तो उसे धन्यवाद कहता हूं कि जिसने इतने बड़े घोटालों का उजागर किया। और इसके अलावा इतना दुरुपयोग हुआ बिल्डिंगों का, जहां बिल्डिंगें बननी नहीं चाहिए उन जगहों में क्यों पास होती हैं बिल्डिंगें? सबसे बॉर्डर में चसाद जैसी जगह में 170 से 175 फैमिली लाइन है, सब बंजर पड़ी है, खंडर पड़ी है। वहां पर मोरे जैसे जगह में जहां पर 2008 से बिल्डिंगें बननी शुरू हुई, कम से कम जहां फैमिली रखने का आदेश ही नहीं है, 115 लगभग 110 से लेकर 120 तक वहां फैमिली लाइन है कम से कम। ऐसे कई फैमिली लाइन है जहां पर बड़ी मात्रा में धन का दुरुपयोग हुआ है। यह पैसा कहीं और काम लग सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि उन जगहों में बिल्डिंग बनाने से क्यों फायदा, किसको फायदा था? न वहां स्कूल है और वहां से न फैमिली रखने से वहां पर छोटे बच्चों के इलाज के लिए और जो प्रेग्नेंट हमारे जवानों की फैमिलियां हैं
उनके लिए इम्फाल आने में इतने दूर 125, 130, 140 किलोमीटर दूर है, ना मेडिकल की सुविधाएं हैं, ना वहाँ पर नर्सें रहती हैं। वहाँ बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा है? धन का दुरुपयोग नहीं हुआ? ये सही कहा था भूपिंदर सिंह साहब ने, इंजीनियर ब्रांच को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ खास करके उत्तराखंड से आसाम राइफल के लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ ही दिन पहले इसी महीने 26 तारीख को एक शहीद समारोह हुआ था गढ़ीकंठ में। उसमें हमारे कुछ जेसीओ साहब लोगों ने जाकर के आसाम राइफल के लिए कुछ अपनी बातें रखी थी, जिनका वीडियो में इसी के साथ में लिंक कर रहा हूं। वो आसाम राइफल के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देख लीजिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मेरा चैनल को देखते हैं। मेरा चैनल का नाम है AR गॉडफादर सुशील कुमार साहब। जो सुशील कुमार साहब को प्यार करते हैं या आसाम राइफल के लिए मैं जो GD के लिए आवाज उठा रहा हूं उसको सही मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। लीजिए आगे क्या सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर गौरव एसएनएस का हिस्सा है और आप लोग सर आसाम राइफल के बारे में छोटा सा एक बताइए। मेरे संज्ञान से तो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। जी साहब। इसके अलावा सर और हाँ, मैं अशोक नेगी, असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ देहरादून। और जहाँ तक साहब ने बोला कि असम राइफल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा हमको भी बताइए। ये 1835 की फोर्स है, सभी लोगों को मालूम है, और सबसे पुराने अर्धसैनिक बल और हमारा खासियतें हैं और अर्धसैनिक बल भी हैं। लेकिन असम राइफल्स आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला करके और हमारे को कमांड करते 80% आर्मी अफसर और 20% हमारे अपने अफसर जो हैं आगे प्रमुख कमीशन लेकर करते हैं। और हमारा हमको दे रखा नॉर्थ ईस्ट की पूरी जिम्मेदारी आसाम राइफल्स की है। चाहे वहाँ बाद में ITBP आई, हमने अपने यूनिटों को उनको हैंड ओवर किया। उनकी ड्यूटियाँ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, चाहे CR बॉक्स है, पूरा खान पान रहना सोना डिसिप्लिन पूरा एज पर आर्मी। लेकिन हमको एक दिक्कत है कि आर्मी की ड्यूटी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको जो पेंशन और पे मिलती है वो हमको अर्धसैनिक बल याद है दिल्ली पुलिस की भांति मिलती है 8 घंटे की ड्यूटी, और हमको 24 घंटे का काम लिया जा रहा है। तो इसके बारे में हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी 8-9 साल हो गए हैं। अब देखते हैं, फिर अगली सुनवाई 5 तारीख को है। तो हमारी एक ही है भारत सरकार से कि हमको ये सुविधाएं दे दी। आर्मी हमको इसी से दिया, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिला। और जो कैंटीन की भी, कैंटीन थोड़ी ईजिली हो गया था, आर्मी हेडक्वार्टर दे दी थी। और उनका बोलना कि जब तक आप लोगों की कैंटीन तब तक आर्मी के साथ रहेंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो थोड़ा पेयर पेंशन में अब ज़्यादा जो भी सुविधा है करे, हमको आर्मी में कन्वर्ट ना करे, क्योंकि उसमें उसका भी सवाल आता है। हाँ, लेंथ ऑफ सर्विस है और भी कई बाध्यताएं, कई चीज़ है। लेकिन सुविधा तो दे सकते हैं। तो सुख सुविधाओं में जैसे इतनी हमारे गुआर ECS मिला, हाँ, आपको MS सुविधाएं मिली, कैंटीन सुविधाएं मिली, तो निकट भविष्य में पेंशन भी अगर इजी हो जाती है तो आप मैं कुछ बोलूँगा सर। जी बोलिए सर। हमें ECHS मिला, कोर्ट के माध्यम से मिला, हमें कैंटीन का वो मिला, सारे कोर्ट के माध्यम से मिला। तो सर ऐसा है कि हमने देखा कि सबका प्रमोशन होता है, डिमोशन सिर्फ उसका होता है कि जिस पे कि कोई धाराएँ लगी हो, किसकी कोई इंडिसिप्लिन किया हो। असम राइफल ने हमेशा अपने आज मेडल में देखे उसका इतिहास आज सर बहुत हाई, मतलब वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल हैं। लेकिन धीरे धीरे आज हमारे वो सारे जो चीज़ें मिलती भी थी उनको धीरे धीरे मतलब ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि हमारा प्रमोशन नहीं होकर के हमारा डिमोशन हो रहा है आज। तो सर इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स बोलता है, SFF पैरामिलिट्री है, इसी की परेशी में लिखा हुआ है सर। तो ये क्या बोलते हैं अपना कोस्ट गार्ड, RR राष्ट्रीय राइफल को पैरामिलिट्री और आसाम राइफल को उसको पढ़ाया जाता है वहाँ पर कि ये 3 पैरामिलिट्री फोर्स। लेकिन जबकि इनको चलो RR तो कंप्लीट आर्मी है, डेपुटेशन होता है उनमें, लेकिन जो SFF है फ्रंटियर फोर्स उसको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। और हमको मतलब जो सुविधाएं मिलती भी थी, जो हमारा रेंज स्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म कर दिया गया, डिफेंस हटा रहे हैं।
वो सब जो ऑनरी रैंक सारा ख़त्म कर दिया गया। तो मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि सर ये डिमोशन किस बेस पे किया? क्या आसाम राइफल ने कोई इतना बड़ा गुनाह किया है? हमेशा CICT ऑपरेशन में रहे सर, शुरू से लेकर 40 साल नौकरी किया है, पूरी कंप्लीट नौकरी CICT की है। और आप सर आपने भी सर्विस की फौज में, तो CICT आज उस समय नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। हम जब जाते थे तो ट्रेन में 5 दिन का सफ़र होता था, ट्रेन के वो बाथरूम में लेटरिन में खड़े खड़े सफ़र करते थे, सर कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। लेकिन आज हमारी उन चीज़ों को, उन दुखों को समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मतलब ये बात ऊपर तक मतलब थोड़ा उजागर हो जाए, ताकि हो सकता है किसी को ध्यान आ जाए सुध लेने की। तो बहुत धन्यवाद। आपका मानना ये है कि काम सेना की तरह लिया जा रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन घटाया पैरामिलिट्री फोर्सेज आम पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरह है। तो सुख सुविधाओं से लेकर अधिकार, प्रमोशन, पॉलिसी, स्ट्रक्चर और पेंशन इत्यादि चीज़ों में सुधार होना चाहिए। तो ये इन लोगों के दिल की कसक थी, और ये भी कह रहे हैं कि स्वेच्छा से भारत सरकार ने वो चीज़ें नहीं दी, हमें उसके लिए कोर्ट जाना पड़े। हर चीज़ का सॉल्यूशन कोर्ट नहीं है, भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। और